जय हिंद साथियों, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइव गुरुकुल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज की ये जो हिंदी व्याकरण की क्लास में क्लास है, इसमें हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हम व्यंजन संधि के कुछ नियमों को पढ़ चुके हैं। जिन साथियों ने वो हमारा वो वीडियो नहीं देखा है, वो क्लास नहीं ली है, तो आप साथियों कृपया करके वो वाली क्लास पढ़ लीजिएगा, उस वाली क्लास को देख लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी समझ में ये वाली क्लास भी आ जाए। ठीक है, तो इसको हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं साथियों। हम आज की जो क्लास है, इसमें हम व्यंजन संधि को चौथा नियम पढ़ेंगे। कौन सा नियम पढ़ेंगे साथियों? चौथा नियम। व्यंजन संधि का हम आज पढ़ने वाले हैं इसमें चौथा नियम। और ये जो चौथा नियम है, ये हमारा जो संबंधित है, इसका जो संबंध है इस नियम का, वो संबंध है साथियों त से। किससे? त से। यानी इसमें जो है त में परिवर्तन होगा, त में परिवर्तन होगा। ठीक है, परिवर्तन कैसे होगा ये देखना है। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन होगा ऐसे होगा कि अगर मान लो किसी पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा त हो, क्या हो? त हो, और उसके बाद में त हो, और उसके बाद में त के बाद में या तो च या छ, या तो च आ जाए या छ आ जाए, तो ये जो त है साथियों, ये तुम्हारा परिवर्तन हो जाता है। त जो है परिवर्तित हो जाएगा तुम्हारा च में जाकर के। किसमें? त च में बदल जाएगा। जो त है वो च में बदल जाएगा। अगर त के बाद में कोई वर्ड आ जाए ज या झ, ज या झ, इन दोनों में से कोई हो, तो जो त है ये पहले वाले वर्ड ज में परिवर्तित हो जाएगा। अगर त का वर्ड हो और उसके बाद में ट और ठ, ट और ठ, इनमें से कोई वर्ड हो, तो ये जो त है साथियों, ये ट में परिवर्तित होगा। और अगर त के बाद में साथियों, अगर यहाँ कोई वर्ड होता है ड या ढ, ड या ढ, तो ये जो त है साथियों, ये बदल जाएगा ड में। किस में बदल जाएगा? ड में। यानी त के बाद अगर च या छ है तो ये च में बदलेगा। अगर त के बाद ज या झ है तो ये ज में बदलेगा। अगर त के बाद ट या ठ है तो ये ट में बदलेगा। अगर त के बाद ड या ढ है तो ये ड में बदलेगा। यानी आप ये ध्यान रखना, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो जितने भी वर्ड हैं, ये एक अल्प और एक महाप्राण है, एक अल्प प्राण है और एक महाप्राण है। इसमें जो दोनों वर्ण है, तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है त का, वो केवल अल्प प्राण में हो रहा है। त का परिवर्तन केवल अल्प प्राण में हो रहा है। यानी त के बाद च आएगा, त की जगह पर ज बनेगा, और यहाँ ट और यहाँ ड। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है इसकी। इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल इतना देखना है कि त के बाद क्या आ रहा है, यानी त वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है। अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो इनमें से जो पहला वर्ड है उसमें ये परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ अगर इसका एक उदाहरण ले लेता हूं, मैं इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेता हूं, त और च और छ का। तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने एक शब्द लिखा उत, और उसके बाद में मैंने लिखा छिन्न। ठीक है, उत धन छिन्न। यहाँ जो त है इसका मेल किसी से करा रहे हैं हम? छ से। तो मैंने कहा कि अगर च के बाद त के बाद च या छ, दोनों में से कोई भी हो, या तो च हो या छ हो, लेकिन परिवर्तन होगा हमेशा त का। किसमें? त हमेशा परिवर्तित होगा आधे च में। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत धन छिन्न का हो जाएगा उच्छिन्न। क्या हो जाएगा? ओ और त का आधा च बन जाएगा, छ में मिल जाएगा, मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा उच्छिन्न। क्या हो जाएगा? उत धन छिन्न का हो जाएगा उच्छिन्न। ठीक है, यानी इतनी बात समझ में आ गई आपको कि अगर त का मेल च या छ दोनों में से कोई भी किसी भी वर्ड से हो जाए, तो उस च का त का जो परिवर्तन है वो हो जाएगा च में। ऐसे ही यहाँ पर अगर त का परिवर्तन त का मेल अगर ज या झ से हो रहा है, त का मेल अगर ज या झ से हो रहा है, तो जो त है वो ज में बदल जाएगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा सत धन जन, सत धन जन, यानी सत का मैं योग जो है करा रहा हूं ज से, यानी त का मेल जो है मैं ज से करा रहा हूं। तो त यानी ज और झ में से कोई भी आ जाए तो त किस में बदलेगा? ज में। तो ये सत धन जन, ये त किस में बदल जाएगा? ये इसका परिवर्तन ज में हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? स त आधा है तो ये त आधे ज में, यानी हलंत वाले ज में बदलेगा। तो आधा ज, ये पूरा ज है तो पूरा ज। ये हो गया सत सज्जन। क्या हो गया?
संजन। सत धन जन का क्या हो गया? सज्जन। यहाँ त का परिवर्तन किसमें हो रहा है? ज में। ऐसे ही त का परिवर्तन है ट या ठ से हो, ट या ठ से हो तो कैसे होगा? तो ये देखना है हमें। तो जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे मैंने लिखा यहाँ एक शब्द होता है, जैसे वृहत। वृहत धन टीका। वृहत धन टीका। अब यहाँ जो जो त शब्द है, त के बाद क्या आ रहा है? ट आ रहा है। त के बाद क्या आ रहा है? ट। तो ये तो त किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ट में। त किसमें परिवर्तित होगा? ट में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे वृहत। वृहत टीका। वृहत टीका। बात समझ में आई? यानी जो त है वो किसमें परिवर्तित हो गया? ट में। वृहत धन टीका का हो गया वृहत टीका। वृहत टीका। ऐसे ही अगर तका मेल ड या ढ से हो तो इसका परिवर्तन हो जाएगा ड में। वो कैसे होगा? वो देख लो। अगर जैसे एक शब्द होता, शब्द देखा हो तुमने, एक होता है उत धन डयन। डयन। अब यहाँ त का मेल किससे हो रहा है? ड से हो रहा है। त के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है? ड आ रहा है। तो यहाँ पर उत धन डयन का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उड्डयन। त यानी त किसमें परिवर्तित होगा? ड में। त किसमें बदलेगा? ड में। तो इसका उत धन डयन का हो जाएगा उड्डयन। क्या हो जाएगा? उड्डयन। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है आप सबकी समझ में आ गया होगा। यानी त का मेल अगर इनमें से किसी वर्ड के साथ होता है तो वो त जो है इनके पहले वर्ड के अनुसार पहले वर्ड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जिसने भी नोट नहीं किया है, फटाफट से जल्दी से नोट कर लो। आप इसको दिखाई नहीं दे रहा होगा कोने में, अब दिखाई देगा। मुझे लगता है सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं इसमें कुछ। तो ये सारी चीज आपने नोट कर ली होंगी। मैं इनको रफ कर देता हूँ, मैं इनको यहाँ से रफ कर देता हूँ। ठीक है। यानी हम अब ये जो त है, त का मेल हमने किससे कराया? छ से कराया, झ से कराया, ठ से कराया, ढ से कराया, तो वो परिवर्तन हो गया। आगे जो है, आगे अगर त जो वर्ड है, अगर इसका मेल, त का मेल, अगर हमारा त का मेल जो है ल से हो जाए, यानी त के बाद अगर ल आ जाए, क्या आ जाए? ल आ जाए, तो कैसे परिवर्तन होगा? यानी त के बाद अगर यहाँ ल हो तो ये जो त है साथियों, ये परिवर्तित हो जाएगा तुम्हारा ल में। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ल में। त के बाद अगर ल है तो ये ल में ही परिवर्तित होगा। तो तो इसका एक उदाहरण अगर हम देखें, उदाहरण अगर हम इसका देखें, जैसे उत, मैंने शब्द लिखा उत धन लाश। उत धन लाश। यहाँ त है, त के बाद ल है, तो ये जो त है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ल में। तो इसका क्या हो जाएगा? उल्लास। क्या हो जाएगा साथियों? उल्लास। ठीक है। यानी त का मेल अगर ल से हो रहा है तो त ल में बदल जाएगा। ध्यान रखना, त का मेल अगर ल से होगा तो किसमें बदलेगा? किसमें बदलेगा? ल में। त का मेल अगर ल से होता है तो ल में बदलेगा। ठीक है। अगर हम कहें कि त और त के बाद में क्या आ जाए? स आ जाए। क्या आ जाए? स आ जाए। त हो और त के बाद में स हो, तो इसमें कैसे परिवर्तन होगा? तो इसमें परिवर्तन ऐसे होगा, ये जो त है साथियों, ये जो त है, त बदल जाता है च में। त बदल जाएगा च में। और ये जो स है ये बदल जाएगा छ में। ठीक है, ध्यान रखना। ये जो त है, त तो बदलेगा च में, और जो स है इसमें परिवर्तन होगा। ये देखना, ये अलग है, ये उनसे अलग है। जो मैंने अभी तक पढ़ा है इसमें त से संबंधित में, ये उनसे अलग है। यानी त के बाद अगर स हो रहा है तो त का तो च हो जाएगा, लेकिन स का क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। स का क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। यानी त का स हो जाएगा और स का छ हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर के जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन होगा आधा च छ में मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो त है, त और स दोनों हट जाएंगे उस वर्ड में से और उस शब्द में से, और उस शब्द में एक नया वर्ड जुड़ जाएगा, आधा च और पूरा च। ठीक है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा, मैंने यहाँ इसका एक उदाहरण लेता हूं। मैंने एक शब्द लिखा उत धन श्वास। उत धन श्वास।
तो यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये जो त है, ये पहला वर्ड जो है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड है त है, दूसरे शब्द का जो पहला वर्ड है वो स है। तो त और स में परिवर्तन होना है, तो त और स अगर मिलते हैं तो क्या हो जाता है, छ हो जाता है। तो इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, इन दोनों की जगह पर आ जाएगा ओ छ और वास का वास, ठीक है, तो ये हो जाएगा उच्छ्वास। तो उत धन श्वास का क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। अगर इसका हम एक और उदाहरण देखें, तो एक और उदाहरण क्या है, जैसे मैंने लिखा सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, यहां भी त का मेल किससे हो रहा है, स से हो रहा है। त और स दोनों आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, छह मात्रा है तो मात्रा लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र। बात समझ में आई, सत धन शास्त्र का क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र। ठीक, तो ये तो त और स से संबंधित, तो त का समय मेल होगा, त का ल में मेल होगा। अगर मान लो त वर्ड में, यहां आप इसे नोट कर लो, पहले एक बार नोट कर लो, आप जल्दी से फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। मुझे लगता है नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, रफ करके हम आगे बढ़ते हैं। यानी तका मेल ल से होता है वो बता दिए, तके मेल अगर स से होगा तो कैसे होगा ये बता दिया। तका मेल च छ ज झ ट ठ ड ढ, अगर इनसे हो रहा है तो भी हमने समझ लिया है कैसे होगा, ठीक है। परिवर्तन तमय कैसे होगा ये हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि अगर त के बाद में, अगर त के बाद में साथियों ह आ जाए, त के बाद में क्या आ जाए, ह आ जाए, तो त के बाद में अगर ह आता है तो त का परिवर्तन किस में होता है, तका तका मेल अगर ह से हो तो उसमें परिवर्तन कैसे हो। तो ये जो त है साथियों, इसमें ये जो त है ये बदल जाता है द में। किसमें बदल जाता है, त बदल जाता है द में, और जो ह है साथियों ये बदल जाता है ध में। ध्यान रखना, इसमें भी स की तरह हो रहा है, यानी तका मेल, तका परिवर्तन द में हो रहा है और ह का हो रहा है ध में। ये जो त है हलंत वाला है, तो ये जो द है ये हलंत वाला रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला करके आधा द और ध, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है उत धन हरण, ठीक, उत धन हरण। अब इसको हम कैसे परिवर्तित करेंगे, यानी एक शब्द है उत धन हरण, इसमें त जो है पहला वर्ड है, पहले शब्द का अंतिम वर्ड है और दूसरे शब्द का पहला वर्ड ह है, यानी त का मेल हम ह से करा रहे हैं, त का मेल ह से करा रहे हैं, तो इन दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा, ध, यानी आधा द और ध। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं उद्धरण, हड़ का हो जाएगा उद्धरण। क्या हो जाएगा, उद्धरण। बात समझ में आई, उद्धरण हरण का क्या हो जाएगा, उद्धरण, ठीक है। जैसे एक शब्द होता है उत धन हार, उत धन हार, उत धन हार का क्या हो जाएगा, यहाँ उत धन हार का तो त है और ह है, तो इन दोनों की जगह पर क्या आना चाहिए, द और ध, आधा द और ध, दोनों को मिलाकर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा उद्धार। क्या हो जाएगा, उद्धार। या तो आप ऐसे लिख दो या ऐसे भी लिख जाता है ये उद्धार, ठीक है, ऐसे भी लिख जाता है। लेकिन जब हम इनको आधे 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 वर्ड को ध में मिलाते हैं, आधे द को ध में मिलाते हैं, तो इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, यानी अगर ऐसे आ रहा है तो ये भी सही है, ऐसे आ रहा है तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जो है शुद्ध जो है वो यही है, क्योंकि इसमें हम द को ध में जोड़ ही रहे हैं, ठीक है। यानी जो आधा अगर कोई वर्ड आता है तो वो दूसरे वर्ड में मिल जाता है, तो यहाँ पर ये मिल गया है। तो ये हमने समझ लिया कि त के बाद ह आएगा तो ध में बदल जाएगा। ये भी समझ लिया कि त के बाद अगर स आ रहा है तो ये च छ में बदल जाएगा, यानी और त के बाद में अगर ट ठ आए, त के बाद में ल आए, त के बाद में च छ आए, ज झ आए, ड ढ आए, तो वो कैसे परिवर्तन होगा, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि त से संबंधित जो नियम था वो हमने समझ लिया है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्लास को आगे करते हैं, ठीक है। नोट कर लो फटाफट से, मुझे लगता है आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा जो त से संबंधित नियम था, मुझे आशा है कि सभी की समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिएगा, क्लास को पीछे से दोबारा इसको देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये जो चौथा नियम था तत्से संबंधित हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ते हैं पांचवा नियम। इसके बाद हम कौन सा नियम पढ़ते हैं? पांचवा नियम पढ़ते। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से सारा हटा देता हूँ। इसके बाद हम अगला नियम पढ़ते हैं। तो अगला जो नियम है साथी है वो है हमारा म से संबंधित। किससे संबंधित है? म से संबंधित। यानी जो पांचवा नियम है, पांचवा नियम हमारा, पांचवा नियम वो है साथी हमारा म से संबंधित। किससे? म से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या होगा? यानी पांचवा जो नियम है म से संबंधित, इसमें क्या होगा? यानी अगर कोई म वर्ण आ रहा है किसी शब्द में पहले, यानी दो शब्द होंगे तो उसमें अगर पहला शब्द, पहला जो शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है, यानी जो पहला वर्ण, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, यानी हम पहले लेंगे पहला वर्ण। यानी अगर पहला वर्ण म है और म के बाद में, म के बाद में अगर कोई भी पंचम वर्ण आ जाता है, कोई भी पंचम वर्ण आ जाता है, पंचम वर्ण आ, सॉरी पंचम वर्ण नहीं, अगर म के बाद में किसी को कोई भी वर्ग, यानी किसी भी वर्ण का वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का वर्ण आ जाए, किसी भी वर्ग का वर्ण हो, पंचम वर्ण भी हो सकता है, म के बाद में पंचम वर्ण भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी भी वर्ग का वर्ण आ रहा है म के बाद में, किसके बाद में? म के बाद में, तो ये जो म है साथी, ये जो म है ये उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा। उसी वर्ग के, यानी ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है इसी वर्ग के पंचम वर्ण में, किसमें? पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा। ठीक है, परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा। या फिर पंचम वर्ण नहीं होगा तो पंचम वर्ण की जगह पर अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो आज के जो वर्तमान में जो आधुनिक हिंदी है उसमें हम पंचम वर्ण नहीं लगाते हैं, बल्कि उसकी जगह पर हम अनुस्वार का ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम पे यह पंचम वर्ण देखने को नहीं मिलता है, ज्यादातर अनुस्वार देखने को मिलता है, क्योंकि हम अनुस्वार का पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग करने लगे हैं। तो यहाँ जो म है, म का परिवर्तन पंचम वर्ण में हो जाएगा या फिर अनुस्वार में हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब म के बाद में किसी वर्ग का वर्ण आ जाए। किसी भी वर्ग का, वर्ग कितने हैं हमारे पास? 5 वर्ग। कौन कौन से? क, च, ट, त, प। ये जो 5 वर्ग हैं इनमें से किसी भी वर्ग का वर्ण आ रहा है म के बाद में, तो म का जो परिवर्तन है वो पंचम वर्ण में हो जाएगा। यानी क है तो क वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। म जो है क्या हो जाएगा? क वर्ग का जो है वो कौन सा होता है पंचम वर्ण? न होता है, तो इसमें परिवर्तन हो जाएगा। च वर्ग का कौन सा होता है? न्यो होता है। छ का त का कौन सा होता है? ण होता है। गुणा में परिवर्तन हो जाएगा। क च ट त, अगर त हो, त वर्ण हो, त, तो त के त का होता है न, तो न हो जाएगा। अगर प वर्ग हो तो म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? म हो जाएगा। ठीक है, इनमें से ही कोई होगा, यानी जिस वर्ग का वर्ण यहाँ आएगा दूसरा वर्ण, उसी वर्ग के 5वें वर्ण में म परिवर्तित हो जाएगा, या फिर इनकी जगह पर अनुस्वार हो जाएगा। सबकी जगह पर क्या हो जाएगा? अनुसार हो जाएगा। मैं गलत, अनु, ठीक, अनुसार हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है? यानी अगर म का मेल किसी वर्ग के वर्ण से होता है तो जो म है वो उसी वर्ग के 5वें वर्ण में या फिर अनुस्वार में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपको इसके उदाहरण समझा देता हूँ, इसके मैं एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहले नोट कर लो आप सभी। सभी ने इसको नोट कर लिया होगा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये हमें इसके अब देखते हैं उदाहरण। देखिए हमें क्या देखना है, अब हमें उदाहरण देखना है ऐसा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसके बाद हम इसके उदाहरण समझते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे मैंने एक शब्द लिखा, मैंने एक शब्द लिखा, अहम
धनकार, अहम धनकार। तो यहां देखो जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण म है, यहां दूसरे शब्द में क आया है। क किस वर्ग का है? क वर्ग का। तो क वर्ग का पंचम वर्ण यानी जो नासिक के व्यंजन होता है वो कौन सा होता है? क वर्ग का न। तो ये जो म है ये किसमें बदलेगा? न में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे अहंकार। अहं, इसको भी न में बोलते हैं, न के स्वर में बोलते हैं, अहंकार। ठीक है, इसको हम लिखेंगे अहंकार। या फिर हम इसको न को अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अहंकार। क्या हो जाएगा? अहंकार। अच्छा, इसका भी एक कारण है कि ये जो ये है अनुनासिक में क्यों बदल रहा है। यहां मैं बता दूं कि मैं अगर कोई वर्ड कोई शब्द होता है और कोई शब्द के अंत में म आता है, शब्द के अंत में म, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में अगर म आ जाए आधा वाला, तो ये जो म है ये अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अनुस्वार में। ये हमेशा अनुस्वार रहेगा। अगर शब्द के अंत में म है आधा वाला, तो वो हमेशा अनुस्वार का ही रूप होता है। किसका रूप होता है? अनुस्वार का ही। तो यहाँ जो अहम है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं अहं। ठीक है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा सम, इसमें भी म है, तो इसको हम सन लिख सकते हैं। ठीक है, अहम को अहं लिख सकते हैं, सम को संग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी अगर किसी शब्द के अंत में म आ जाए आधा, तो उसको हम अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो किसी वर्ग के बाद में किसी वर्ग का वर्ण आ रहा है तो हम इसको पंचम वर्ण यानी नासिक के वर्ण में उसी वर्ग के में बदल रहे हैं। अगर उसको नासिक के में न बदलें तो उसको हम अनुस्वार में बदल कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे सही है। यहाँ पर ना तो ये गलत है और ना ही ये गलत है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रयोग है ये ज्यादातर संस्कृत में होता है और हिंदी में ज्यादातर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि आपकी समझ में ये चीज आ गई होगी। यानी अगर चाहो तो मैं इसका एक उदाहरण और दे सकता हूँ। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको इसका एक उदाहरण और समझा देता हूँ। उसके बाद आपकी सारी समझ में बात आ जाएगी। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा मुझे लगता है आप सभी ने। जैसे एक शब्द होता है, उदाहरण मैं यहाँ ले लेता हूँ। एक शब्द होता है सम धन कीन। तो यहाँ सम जो है किस में बदलेगा? म जो है हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम सन लिख सकते हैं और ये हो जाएगा कीर्ण। तो हम इसको क्या लिख देंगे? संकीर्ण। क्या लिख देंगे? संकीर्ण। अगर हम इस क को पांचवें क के अनुसार अगर हम देखते हैं कि ये क वर्ग का है तो इस म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं संकीर्ण। ठीक है, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सम, या तो हम इसको संकीर्ण भी लिख सकते हैं और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये दोनों शब्द सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज समझ में आ गई हो तो आप इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप सभी ने नोट कर लिया होगा। ये चीज मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ मैंने आपको बताया है कि पहले आप एक बार समझ लो दोबारा से। जैसे मैंने यहाँ बताया है कि अगर म का मेल अगर किसी वर्ग के वर्ण से होता है तो वो पंचम वर्ण में या फिर अनुस्वार में बदलता है, यानी नासिक के उसी वर्ग के नासिक के व्यंजन में या फिर अनुस्वार में बदलेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई वर्ण ना आए, किसी वर्ग में से कोई वर्ण ना आए और अंतस्थ आ जाए, क्या आ जाए? अंतस्थ आ जाए, तो क्या होगा? यानी अगर इनके बाद में म के बाद में अंतस्थ वर्ण आ जाए या फिर ऊष्म वर्ण आ जाए, कौन सा वर्ण आ जाए? या तो अंतस्थ आ जाए या ऊष्म आ जाए। यानी अगर यहां मैं कहूं कि म वर्ण है और म के बाद में य, र, ल, व, श, श और ह,
ध्यान रखना, इसमें हम पेट चीरे वाला स नहीं लेते हैं, ठीक है, ये वाला स नहीं आएगा, यानी यार लब होंगे या फिर स और स और हाँ होंगे। अगर म के बाद इनमें से कोई एक आ रहा है तो ये जो म है साथियों, इसका परिवर्तन हमेशा अनुस्वार में होगा, सदैव। यानी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि म किस में परिवर्तन होगा। अगर म का मेल अगर इनमें से किसी से हो रहा है तो ये जो है म हमेशा अनुस्वार में बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि इनका कोई नासिक के व्यंजन नहीं होता, ठीक है। यानी य र ल व स ह स ह, इनका कोई अनुस्वार, इनका कोई पंचम वर्ण या नासिक के व्यंजन नहीं है, इस वजह से इनके जो म है हमेशा अनुस्वार में बदलता है। यानी मैंने बता दिया है पहले ही कि अगर किसी शब्द का अंतिम वर्ण आधा म है तो अब वो हमेशा और हमेशा अनुस्वार का रूप होगा। किसका रूप होगा? अनुस्वार का रूप होगा। लेकिन लेकिन अगर उसके म के बाद में अगर किसी वर्ग का वर्ण आ रहा था तो उसका नासिक हो जाता था म का। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर तो इनका कोई नासिक ही नहीं है। यर अलावा शह शह, इनका कोई नासिक है ही नहीं। जब इनका कोई नासिक नहीं है तो म का परिवर्तन किस में होगा? फिर सीधी सी बात है, वो तो अनुस्वार में रहेगा। किस में रहेगा? अनुस्वार में रहेगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा सम धन हार, तो इसका क्या हो जाएगा? सम धन हार का क्या हो जाएगा? संहार। क्या हो जाएगा? संहार। बात समझ में आई? यानी जो स म जो है किस में बदल गया? अनुस्वार में बदल गया। म किस में बदल गया? अनुस्वार में बदल गया। बात समझ में आ गई? समाधान का क्या हो जाएगा? संहार। जैसे मैंने एक शब्द लिखा सम धनवत, तो इसका क्या हो जाएगा? व आ गया, और व आ गया तो क्या हो जाएगा इसका? संवत। क्या हो जाएगा? संवत। समधनहार का संहार हो गया, समधनवत का संवत हो गया, समधनवत का क्या हो गया? संवत हो गया। जैसे समधन रक्षक, मैंने एक शब्द लिखा सम धन रक्षक, तो इसका क्या हो जाएगा? संरक्षक। क्या हो जाएगा? संरक्षक। समधन रक्षक का क्या हो जाएगा? संरक्षक। तो आप इसको नोट कर लो, यही है केवल, और कुछ नहीं है। यानी म के बाद में अगर य र ल व या स स ह में से कोई आ जाए तो म अनुस्वार में ही परिवर्तन होगा। कैसे होगा ये मैंने आपको इसके उदाहरण बता दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। मुझे लगता है नोट कर लिया होगा सभी ने, कर लिया ना? कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मैंने कहा म के बाद अगर य लबा आ रहा है, ससहा आ रहा है, तो म का अनुस्वार हो रहा है। म का क्या हो रहा है? अनुस्वार। अगर म के बाद म आ जाए, अगर म के बाद क्या आ जाए? म ही आ जाए, तो क्या होगा ये देख लो। यानी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यानी म के बाद अगर किसी वर्ग का वर्ण आ रहा है तो वो उसी वर्ग के नासिक में बदलेगा। अगर म के बाद में स स ह य र ल व आ रहा है तो वो अनुस्वार में रहेगा। किस में रहेगा? अनुस्वार में रहेगा। अगर म के बाद में म ही आ जाए, क्या आ जाए? म आ जाए, म के बाद में अगर म आ जाए तो ये व्यंजन द्वित्व हो जाता है, यानी म मुंह में ही जुड़ जाएगा। यानी म का किसी में परिवर्तन नहीं होगा, म का म ही रहेगा। क्या रहेगा? म का म ही रहेगा। यानी ये म का द्वित्व हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा सम धन मान, इसका क्या हो जाएगा? सम धन मान का क्या हो जाएगा? सम्मान। क्या हो जाएगा? सम्मान। यानी म का किसी में परिवर्तन नहीं होगा अगर म के बाद म आ रहा। म के बाद अगर म आएगा तो म का परिवर्तन नहीं होगा। अगर म के बाद में य र ल व स स ह आ जाए तो म का अनुस्वार में होगा। अगर म के बाद किसी वर्ग का वर्ण आ रहा है तो वो जो म है उसी वर्ग के नासिक में परिवर्तन होगा। ये तीन चीजें आपको यहाँ याद रखनी है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। उसके बाद में तीनों को एक बार से फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि ये तीनों जो नियम है वो क्या है म से संबंधित। तो म से संबंधित जो तीनों नियम है वो ये हैं। पहला नियम है, यदि म का मेल किसी वर्ग से, यानी किसी वर्ग के वर्ण से, किसी वर्ग के वर्ण से हो रहा है तो वहां पर जो है म का जो परिवर्तन है वो उसी वर्ग के पंचम वर्ण या नासिक व्यंजन में हो जाएगा, ठीक है। नासिक के व्यंजन में हो जाएगा या फिर उनकी जगह पर अनुस्वार हो जाएगा।
या तो पंचम वर्ण या नासिक के व्यंजन में परिवर्तित होगा म, या फिर अनुस्वार में होगा। ठीक है, तो हम इन पंचम वर्ड भी लगा सकते हैं, अनुस्वार भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है कि अगर किसी वर्ग का वर्ड आ रहा है म के बाद तो। लेकिन अगर म के बाद में य, र, ल, व, श, स, ह इनमें से कोई हो तो हमेशा जो म है अनुस्वार ही रहेगा। म हमेशा क्या रहेगा? अनुस्वार रहेगा। म हमेशा अनुस्वार रहेगा। अगर म के बाद में म आ जाए तो ये व्यंजन द्वित्व हो जाता है। यहाँ पर म का कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा म से संबंधित। ये म से संबंधित हो गया, यानी ये जो हमारा पांचवा नियम है ये हमारा किससे संबंधित है? म से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? म से संबंधित हो गया हमारा। ठीक है, तो अब ये मुझे लगता है कि म से संबंधित नियम भी आपकी समझ में आ गया। मैंने इसमें आपको त से संबंधित नियम करा दिया, वो भी आपकी समझ में आ गया होगा, और ये म से संबंधित है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए, उसके बाद में इसको दोबारा से देखिए, एक बार नहीं 10 बार देखिए, आपकी समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये नोट कर लिया आपने, इसको एक बार रिवीजन जो कराया है आपको इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या है मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। तो ये जो पांचवा हमारा नियम था म से संबंधित, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे छठा नियम। जो छठा नियम होगा वो हमारा न से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? न से। अब इसके बाद हम कौन सा नियम पढ़ेंगे? छठा नियम पढ़ेंगे। छठा नियम, छठा नियम किससे संबंधित है? न से। ठीक है, यानी इसमें हम न से संबंधित नियम पढ़ रहे हैं, हमारा छठा जो वर्ड है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो ये जो नियम है छठा नियम, इसमें कुछ नहीं है। ये जो न है, न का जो हम परिवर्तन करते हैं वो करते हैं ण में। किसमें करते हैं? ण में। कब होगा? यानी किसी वर्ग का अंतिम वर्ण, किसी शब्द का जो दूसरा शब्द है उसमें अंतिम वर्ण न हो, या फिर ऐसे मान लो कि अगर कोई शब्द है, जैसे मैंने लिखा पहला शब्द, पहला, ऐसे समझो इसको, पहला शब्द लिखा, पहला शब्द होगा कोई, और इसके बाद कोई दूसरा शब्द होगा। पहला शब्द होगा और दूसरा शब्द होगा। ठीक है, अगर इनमें दूसरा शब्द जो है उसमें कहीं भी ना आ जाए, क्या आ जाए इनमें? या तो शब्द की शुरुआत में ना हो, या शब्द के अंत में ना हो। ठीक है, या तो शब्द का, इस शब्द का पहला वर्ड ना हो। कौन सा वर्ड? पहला, प्रथम हो, या फिर सेकंड हो। ठीक है, या तो पहला वर्ड हो या सेकंड वर्ड हो। इस शब्द का, दूसरे शब्द की बात कर रहा हूं मैं, यानी दूसरे शब्द का जो पहला वर्ड है वो न हो, या फिर दूसरा शब्द, दूसरा वर्ड न हो। तो पहला वर्ड न होगा तो वो ण में परिवर्तित हो जाएगा, दूसरा शब्द होगा तो भी वो ण में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन दूसरा शब्द होगा तो इसमें जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा? इसमें जो पहला वर्ड है वो क्या होगा? तो यहां जो पहला वर्ड है वो या तो हो सकता है क वर्ग का कोई वर्ड, इसका क वर्ग का, या तो यहां पर क वर्ग का वर्ड होगा। ध्यान रखना, ये निश्चित है कि अगर क वर्ग का है तभी ण में परिवर्तित होगा, या तो क वर्ग का होगा या फिर प वर्ग का होगा। इन दोनों वर्गों में से कोई एक वर्ग का वर्ड होगा यहाँ। यानी यहाँ ये चीज समझो आप कि न का न होगा तो कैसे होगा? यानी पहला शब्द और दूसरा शब्द, हम दो शब्दों में संधि करते हैं। कितने शब्दों में करते हैं? दो शब्दों में। अब दो शब्दों में से जो दूसरा शब्द होता है उसमें न वर्ण आएगा। न वर्ण कौन सा होगा? या तो पहला वर्ण होगा उस शब्द का, या पहले को छोड़ करके दूसरा शब्द होगा। या तो पहला वर्ण होगा या दूसरा वर्ण होगा। कौन सा होगा? पहला या
दूसरा। अगर पहला होगा तो कोई बात ही नहीं है, वो तो न में चेंज हो जाएगा क्योंकि उसके बीच में कुछ नहीं है। यानी यहाँ जो वर्ड आएगा इसके और न के बीच में कोई वर्ड नहीं है तो न में हो ही जाएगा। अगर मान लो ये पहला न हो दूसरा हो, दूसरा हो तो वो ण में कब चेंज होगा, वो ण में तब चेंज होगा जब इससे पहले वाला जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है इस शब्द का पहला वर्ड और इससे पहले वाला वर्ड वो या तो क वर्ग का हो या फिर प वर्ग का, या तो क वर्ग का हो या प वर्ग का हो या फिर अनुस्वार हो। क्या हो? अनुस्वार हो। या तो इन दोनों में से कोई हो या फिर अनुस्वार हो। क्या हो? अनुस्वार हो। या तो इनमें से कोई हो या फिर अनुस्वार हो या फिर य व और ह हो, या व और ह हो। क्या हो? यहां दिखाई दे रहा हो, अब दिखाई दे, य व या ह हो। यानी या तो क और प वर्ग में से कोई वर्ड हो या फिर अनुस्वार आ जाए या फिर य व और ह आ जाए, या आ जाए या व आ जाए या ह आ जाए। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई वर्ड आ रहा है तो न का न हो जाएगा। अगर इनको छोड़ करके कोई आ रहा है तो न में परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखना। न में केवल परिवर्तन तभी होगा तब इनमें से कोई वर्ड हो, क वर्ग का या प वर्ग का या फिर अनुस्वार या फिर य व और ह, य व और ह। अगर तो परिवर्तन होगा, इन ये वर्ण आएंगे तभी परिवर्तन होगा। अगर इनके अलावा कोई वर्ण आ जाता है तो वहां पर न में कोई परिवर्तन नहीं होगा, न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी न ड में नहीं बदलेगा, न में नहीं बदलेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब ये तो हो गई दूसरे शब्द की जिसमें न आ रहा है उसकी बात। तो इसमें पहला वर्ड क्या होगा? पहला वर्ड क्या होगा? पहला वर्ड जो पहला शब्द है उसका जो अंतिम वर्ड है साथियों, यानी अगर इसमें दो शब्द जोड़ते हैं तो एक तो पहला वर्ड होता है, एक दूसरा वर्ड होता है। यार इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं आपसे पहला वर्ड और दूसरा वर्ड कह रहा हूँ। यानी अगर हम दो शब्दों को जोड़ रहे हैं तो इसमें दो वर्ड होते हैं, एक पहले शब्द का अंतिम, दूसरे शब्द का पहला। तो अगर हम इन दोनों वर्णों को लें तो एक पहला वर्ड हो गया, एक दूसरा वर्ड हो गया, ऐसे है। ठीक है, तो जो पहला वर्ड है साथियों, अगर वो या तो हमारा हो रे, ठीक, या फिर हो स पेट चीरे वाला, या तो रे हो या पेट चीरे वाला स हो या फिर र हो, इनमें से कोई होगा तब ण में होगा, ध्यान रखना। यानी यहां पहले शब्द का जो अंतिम वर्ड है वो र स और र, इनमें से कोई एक हो, और इनका मेल अगर यहाँ न यहाँ दूसरे शब्द में करा रहे हैं और उसमें न आ रहा है तो पहला वर्ड अगर न है तो वो ण हो ही जाएगा। अगर दूसरा वर्ड न है और उसके बीच में अगर इनमें से कोई वर्ड आ रहा है तो भी वो ण हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ गई, आप इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको एक एक करके इस चीज को समझा देता हूँ। ठीक है, कर लो फटाफट से। मुझे लगता है सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे इसके उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि हम न को ण में कैसे परिवर्तित करते हैं, यानी न को हमें परिवर्तन किसमें करना है, ण में, तो कैसे करना है इसके हम उदाहरण देखते हैं, उसके बाद आप सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं उदाहरण। क्या देखते हैं? उदाहरण। उदाहरण में एक शब्द लेते हैं हम, जैसे मैंने एक शब्द लिखा परे धन, उदाहरण है ये, परिधन मान, परिधन मान। अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि यहाँ जो है या तो रे होगा या र होगा या स होगा, और उसके बाद में यहाँ पर या तो पहला वर्ड या फिर दूसरा वर्ड क्या होगा? न होगा। क्या होगा? न होगा। अगर पहला वर्ड न है तो सीधा वो ण में परिवर्तित होगा, अगर दूसरा वर्ड न है तो भी ये ण में परिवर्तित होगा। कब होगा? जब ये पहला जो वर्ड है वो या तो क वर्ग का हो या फिर प वर्ग का हो, या क वर्ग या प वर्ग या फिर अनुस्वार, या फिर हो
य, व और ह, य, व और ह, इनमें से कोई हो तो यहाँ पर ये जो है न में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ देखना यहाँ क्या कंडीशन है। यहाँ पहला शब्द जो है उसका अंतिम वर्ड हमारा र आ गया। क्या आ गया? र आ गया। ठीक है, एक कंडीशन पूरी र आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है? यहाँ दो शब्द होंगे, यहाँ पहला या दूसरा न होगा तो दूसरा क्या है? न है। तो पहला वर्ड क्या है? म है। अब म किस वर्ग का है? प वर्ग का है। अगर प वर्ग का है तो चेंज हो जाएगा। तो न किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ पर ड़ में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? परिमाण। परे, बात समझ में आई? यानी परिधन मान को हम लिख देंगे परिमाण। क्या लिख देंगे? परिमाण। अगर इसका हम एक दूसरा उदाहरण लें, इसका हम एक दूसरा उदाहरण लें तो दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा? दूसरा उदाहरण हो जाएगा साथियों इसका, पहले मैं यहाँ लिखूंगा तो आपके दिखेगा सब कुछ। यहाँ अगर एक दूसरा वर्ड हम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा तो श धन अण, ठीक, सोस धन अण। अब यहां पर जो है क्या आ रहा है? न आ रहा है। क्या आ रहा है? न आ रहा है। सोस धन अण में क्या आ रहा है? न आ रहा है। अब ये जो स है आधा है, इसकी ये जो अ है इसमें मिल जाएगा तो ये जो हो जाएगा सो श हो जाएगा। तो अंतिम वर्ड क्या हो जाएगा? न। तो ये क्या हो जाएगा फिर? शोषण। क्या हो जाएगा? शोषण। क्या हो जाएगा? शोषण। यानी स के बाद में अगर न आ गया तो क्या हो गया? न हो गया। बात समझ में आई? यानी शोषण का क्या हो गया? शोषण हो गया। क्या हो गया? शोषण हो गया। जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहां पर, मान लो परिणय, परिधन नय, तो यहां र है या न है तो ये क्या हो जाएगा? परिणय। क्या हो जाएगा? परिणय। क्या हो जाएगा? परिणय। अगर मान लो यहां पर कोई एक शब्द आ जाता है जैसे हर, जैसे हर धन न, तो इसका क्या हो जाएगा? हरण। क्या हो जाएगा? हरण। क्या हो जाएगा? हरण हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये चीज आपकी समझ में आ रही होगी। आ रही है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? तो आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कर लिया? एक और उदाहरण देख लें। जैसे एक शब्द होता है कृष्ण धन न, इसका क्या होता है? कृष्ण। क्या होता है? कृष्ण हो जाता है। यानी न किस में बदल जाता है? ण में बदल जाता है। कृष्ण धन न का हो जाता है कृष्ण। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो साथियों आज के इस क्लास में केवल इतना ही है। इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। सभी साथी बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है, क्लास समझ में आती है, तो आप इसका अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।